अब देखिए क्लास है ऑस्टिक थाइस। बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो हम लोग कॉन्टिक थाइस के साथ इसको साइमल्टेनियसली देखे हैं, है ना। जैसे इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, सीरियल नंबर 1, ये भी एक्वेटिक, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इट कैन बी फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनिमल, और है एक्चुअली फिश। नहीं, मैमल है डॉल्फिन। नंबर 2, ये तो हैबिटेट हो गया। स्किन have scales as exoskeleton like that of chondrichthyes। chondrichthyes की तरह इसके भी एक्सोस्केलेटन में स्केल्स होते हैं, बट चेंज है, बट द स्केल्स आर बिगर देन द chondrichthyes। chondrichthyes का स्केल प्लेकॉइड स्केल कहलाता है। ostrich-thighs scales are cycloid और बिगर होता है। स्केलेटन, इसका स्केलेटन बोनी एंड विथ कार्टिलेज, यानी इनमें बोन्स भी होते हैं, कार्टिलेज भी होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट में कार्टिलेज का जरूरत पड़ता है तो कार्टिलेज कैनॉट बी अवॉइडेड, इट इज प्रेजेंट देयर, बट बेसिकली ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ देयर बोन्स। तो बोनी स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द डिफरेंस। नंबर 4, बॉडी अपेंडेजेस। यानी एक्सटेंशन, तो इसमें भी फिन्स होते हैं, फिन्स फॉर स्विमिंग। और होता है क्या, देखिएगा कॉन्ड्रिक्टाइस का जो टेल होता है, टेल वाला जो फिन है, लास्ट जो फिन रहता है वो ऐसे रहता है, कर्व। लाइक दिस। यहाँ पे फेरिंग्स है, यहाँ पे गिल फिलामेंट्स होंगे, गिल स्लिट्स होंगे। कहाँ?
कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस, प्लेकॉइड, उसके स्केल को प्लेकॉइड स्केल कहा जाता है, छोटे स्केल्स होते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्केल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे मछली जब हम लोग प्रोसेस करवाते हैं तो हाँ, जो व्हाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उसको स्केल करते हैं। ये देखिए, इसके टेल रीजन ऐसे होते हैं और इसके टेल रीजन ऐसे होते हैं, सो वी कैन डिस्टिंग्विश। ये कॉन्ड्रिक्टाइस, और ये ऑस्टिक्टाइस। डिफरिंग टेल्स, ठीक है। माउथ, पोजीशन डिफरिंग, ये इनका ऑपरकुलम, और ऑपरकुलम के अंदर गिल फिलामेंट्स होते हैं, ये हैं गिल फिलामेंट्स। फोर टू सिक्स पेयर्स, और ये है गिल स्लिट्स, इसके अंदर गिल फिलामेंट्स होते हैं, तो इनके गिल फिलामेंट्स अनकवर्ड है और इनके गिल फिलामेंट्स कवर्ड। सो दिस इज हाउ दे आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर। यहां तक नोट कीजिए, हो गया। Number 5, digestive system well developed like chondrichthyes, respiratory system branchial respiration, मतलब होता है गिल ब्रीदिंग। लेकिन इस गिल ब्रीदिंग में यहीं पे देख रहे हैं डिफरेंस है, देयर गिल्स आर कवर्ड, गिल फिलामेंट्स आर कवर्ड with ऑपरकुलम। ऑपरकुलम की मदद से ये कवर रहता है, ये ओपन क्लोज होता है तो वाटर बाहर निकलता है, माउथ से वाटर एंटर करता है और गिल से बाहर निकलता है, जस्ट लाइक उसमें था। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमिलर टू कॉन्ड्रिक्टाइस। फिशेस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक फेनोमेना तो सिमिलर होंगे ही, स्लाइड जहां पे डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वो है स्विम ब्लैडर। दे हैव swim bladder can fill air and let go, यानी इसमें हवा भरा जा सकता है
और बाहर भी किया जा सकता है। दिस ब्लैडर prevent them from sinking into water while not swimming। इसलिए जब ये नहीं तैर रहे होते हैं तो ये डूब नहीं जाते हैं, क्योंकि स्विम ब्लैडर इसे स्टेबल करके रखता है, बोयांसी देता है, इसे तैरने में मदद करता है। तो डायरेक्टली इसके एनर्जी को सेव करता है, एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म है। कौन सा? गिल्स के मदद से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। गिल फिलामेंट्स फेरेंजियल रीजन में है, लेकिन इसका जो गिल्स है वो कवर रहता है ओपर्कुलम से। जैसे आप क्या कहते हैं, फिश टैंक में जो फिशेस देखते हैं, तो देखते हैं ना, एक बार मुंह खोलती है तो उस समय वो पानी इनगल्फ करता है, और थोड़ी ठीक विद इन फ्यू सेकेंड्स वो इस ओपर्कुलम को ऐसे ओपन करता है, क्लोज करता है। तो करता क्या है, वो माउथ में वाटर फिल अप करने के बाद उसको प्रेस करता है और उसको भेजता है किस तरफ? फिलामेंट्स में, गिल फिलामेंट्स में। तो गिल फिलामेंट बहुत लंबे ट्यूब लाइक अंदर में बहुत लंबा ट्यूब होता है, ठीक है, और पूरा ट्यूब जो है चारों तरफ से ब्लड वेसल से घिरा हुआ रहता है, जस्ट लाइक वासा रेक्टा। याद कीजिए, लूपा भेनले वासा रेक्टा नेफ्रॉन में था ना, तो उसे अब दिए गए प्लाज्मा का हिस्सा वापस लेना था। वासा रेक्टा पूरी तरह से उसे कवर करके रखता है चारों तरफ से लपेट के, कि जो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस मिले, है ना। वाटर वो चला गया था प्लाज्मा का वाटर उसे बैक टू इट हो जाए, ताकि वो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रह सके। उसी तरह से यहाँ पे क्या करता है, एक्सटेंसिव ब्रांचेस ऑफ द ब्लड वेसल्स सराउंड करते हैं इसके फिलामेंट्स को, गिल फिलामेंट्स को। नतीजा क्या होता है, इतना क्लोज एसोसिएशन होने के कारण जो भी वाटर आता है ऑक्सीजनेटेड वाटर ही आएगा, यानी जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेकर आया वही वाटर इससे घूम रहा है। तो नेचुरली क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वाटर में ज्यादा, इसके ब्लड में कम, है ना, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी से होते हुए उस तरफ जा रहा है, बॉडी के हर एक टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिए। अब वो ऑलमोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फिलामेंट से होते हुए गुजरेगा, बहुत तेजी से वाटर में से ऑक्सीजन इसके ब्लड में एंटर करेगा, डिफ्यूज करेगा। जैसे हमारा लंग करता है, लंग्स करते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को चारों तरफ से ब्लड वेसल्स घेर के रखते हैं, उसी तरह से इसके गिल फिलामेंट्स को घेर के रखा जाता है। उसके बाद वाटर का जब काम हो जाता है, अब उसे बाहर निकलने का रास्ता कौन देगा? अपर कोलम जब खुलता है वाटर बाहर निकल जाता है, इस तरीके से। नाउ excretory system, paired kidneys, ammonotelic, nervous system, brain plus spinal cord, covered in a bony case, बोन के बने हुए केस में कवर्ड रहते हैं। तो इसका जो क्रेनियम होगा मेड ऑफ बोन, और वर्टिब्रल कॉलम मेड ऑफ बोन। टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स,
यहाँ एक चीज छूट गया तो नोट्स में लिख दीजिएगा, लाइक chondric thighs they have two chambered heart, one atria plus one ventricle. यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नंबर 10, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी बता चुके हैं। कवर रहता है इसमें, कैसा प्रोटेक्शन तो देना ही होगा, है ना, सेंसिटिव एरिया है, इसलिए इसके ब्रेन के कवर और स्पाइनल के कवर बोन के बने हुए होते हैं और इसीलिए बोनीफिशियस हैं। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। तो इनका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कॉन्ड्रिक साइज से कहीं कहीं डिफर करता है। कैसे? पहला चीज देखेंगे, देखिए सिमिलरिटी किसमें है, दोनों डायोसिस हैं, यानी मेल और फीमेल एनिमल अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर डिफरेंट, जिसे हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर से ये टर्म लाए हम लोग, है ना, और इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, ये डायोसियस एनिमल्स हैं, ये डायोसियस एनिमल्स हैं, राइट। तो यहां पे ये पॉइंट कैसा आया, सिमिलर टू द कॉन्ड्रिक थाइस, ये पॉइंट है सिमिलर टू द कॉन्ड्रिक थाइस। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन chondric thighs males clasp, क्लास्प मतलब क्लच में लेना, है ना, चिपकाना, मेल क्लास्प द फीमेल्स फॉर मैटिंग, और इस पे जो फर्टिलाइजेशन होता था वो है इंटरनल, ये हम लोग जान चुके थे। द ऑस्टिक थाइस, नो क्लस्पिंग एज क्लस्पर्स, यानी अटैचिंग स्ट्रक्चर, क्लस्पर्स आर एब्सेंट, इसमें क्लस्पर्स एब्सेंट होते हैं। और देखा क्या जाता है,
इनमें और खास बात क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है ये होता है एक्सटर्नल, एन छूट गया, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। अब देखिए डेवलपमेंट डायरेक्ट इन बोथ, लेकिन नेचर ऑफ बर्थ गिविंग जो कॉन्ड्रिक्टाइस हैं, ये नोट्स में डाल दें, मोस्टली या आप कह सकते हैं मेनी स्पेसीज आर विविपेरस, यानी अपने यंग वंस को लाइव बर्थ कराते हैं, है ना, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यानी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ओविपेरस हैं, मेनी आर viviparous, that means there are some species also which are oviparous, लेकिन ostricthys they are oviparous, ये एग ले करते हैं, पर ये एग याद रखिए कैसा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, राइट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल है, तो फर्टिलाइज्ड एग तो ले डाउन कर नहीं सकते, ये अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, तो इस कारण से ये चूंकि एग ले कर रहे हैं इसलिए ओविपेरस गलत है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट दोनों में डायरेक्ट है, यानी लार्वल स्टेजेस नहीं होते। एग्जाम्पल्स बहुत सारा है, जैसे रोहू, लेबियो, रोइटा, बायोलॉजिकल नेम, नैनी फिश है जिसे कहते हैं मृगला, फिर ग्लास नहीं ग्रास कार्प है, क्लैरियस बैट्रैकस है, फिर सी हॉर्स है, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस नाम से एक ब्रेन में पार्ट भी होता है, पर ये इसे नाम दिया गया, सी हॉर्स कहते हैं इस फिश को, बहुत छोटी सी मछली होती है और बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसे एक्सपेरिमेंट पे एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, फिजियल बिना उसे काटे छीले, है ना, यानी इन्वेसिव टेक्निक के बिना उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम साक्षात देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत यूज किया जाता है, और वो मैरीन होता है हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा। ग्रास कार्प, यहां तक नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेट्रापोडा में, और टेट्रापोडा में पहला क्लास रखा गया है एम्फीबिया। तो देखिए एम्फीबिया, एनसीईआरटी बुक भी लिखता है एम्फी मीन्स बोथ, और बिया यानी बायोन्ट यानी लिविंग फॉर्म्स, तो दो तरह के सराउंडिंग में जो लोग अपना लाइफ कैटर कर सकते हैं, रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। पर यहां एम्फीबियंस के साथ एक और खास बात है, ये सेम स्पीसीज अपने लाइफ का कुछ हिस्सा सॉइल पर और कुछ हिस्सा वाटर में, दोनों जगह बिताएगा।
ऐसे आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे जो पानी में रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे जो हवा में उड़ते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे जो जमीन पे ही रहते हैं। जैसे चींटी, ये तो जमीन पे ही रहेगा। हवा में उड़ने वाले जैसे मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, है ना। पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स में जैसे क्या कहते हैं, प्रॉन है। पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स में जैसे क्रैब है ना। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। तो लेकिन वो दूसरे एनवायरनमेंट में जो एक्वेटिक है वो सॉइल पर आने के बाद कैसे कंफर्टेबल रहेगा? उसके पास गिल्स हैं ब्रीदिंग के लिए, तो गिल एयर एक्सचेंज कर पाएगा, गैसेस एक्सचेंज कर पाएगा एटमॉस्फेयर में एयर से? नहीं। उसी तरह से जिस इंसेक्ट के पास लंग या लंग लाइक स्ट्रक्चर है, बुक लंग है, ट्रैकिया है, वो अगर पानी में चला गया जिंदा रह पाएगा? उसके ट्रैकिया में पानी घुस जाएगा तो एयर आएगा ही नहीं, एक्सचेंज कहां से करेगा? तो हम लोग कहने के लिए कह देते हैं कि रेप्टाइल, ये क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स सब जगह पाए जाते हैं, पर ये कभी नहीं कहते कि जो सॉइल पर पाया जा रहा है वो जाके वाटर में भी रहेगा, जो वाटर में पाया जा रहा है वो सॉइल पे भी कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा हम लोग नहीं कहते। लेकिन एम्फीबिया के साथ ऐसी बात नहीं है। जितने भी इसके ऑलमोस्ट जितने भी इसके मेंबर्स हैं, सभी अपने लाइफ का एसेंशियली कुछ पार्ट सॉइल में, सॉइल के ऊपर, और कुछ पार्ट जो है लाइफ का वो वाटर में स्पेंड करता है मैंडेटरी, तभी इसे एम्फीबिया कहा जाता है। तो अगला है क्लास एम्फीबिया। जनरल प्रॉपर्टीज। पहला होगा हैबिटेट, कहां पाए जाएंगे? तो ये स्पेंड करते हैं, स्पेंड लाइफ इन वाटर and on soil, both during their life cycle। जीवन चक्र में कुछ हिस्सा वो जमीन में और कुछ हिस्सा पानी में बिताता जरूर है। नंबर 2, एक्सटर्नल फीचर, स्किन soft and moist, without any exoskeleton, यानी हेयर्स या स्केल्स ये सब नहीं पाए जाते। जो फिशेस में पाए गए, स्केल्स पाए गए ना, इसमें नहीं होते, स्केल्स एब्सेंट, इसीलिए कहा गया विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन। और क्या रहता है? स्किन हैज ग्लैंड्स फॉर सिक्रीशन ऑफ स्किन प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स। स्किन पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्किन ग्लैंड्स, और ये स्किन प्रोटेक्टिंग मटेरियल रिलीज करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, तो इनका स्किन जो है, स्किन सिक्रेट्स म्यूकस, और म्यूकस प्रोटेक्टर होता ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन म्यूकस के बारे में इतना जानते ही हैं। फिर है क्या? अगर टोड देखें, ये देखिएगा भूरा रंग का मेढक जैसा लगता है, ये भी उछल कर चलता है, लेकिन ये कीचड़ में जाके छिपता है, पानी में नहीं चला जाता है। मॉइस्ट सॉइल में, काफी ज्यादा मॉइस्चर वाले सॉइल पे जाके रहता है, ब्राउनिश कलर का होता है। इसके स्किन पे देखिएगा दानेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना, प्रोजेक्शंस रहते हैं। ये भी ग्लैंड्स हैं, और इन ग्लैंड से एंटीबैक्टीरियल्स सिक्रेट होते हैं। टोड स्किन सिक्रेट्स
एंटीबैक्टीरियल्स। तो कहने का मतलब है स्किन कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और अपने प्रोटेक्शन के लिए ग्लैंड्स रखते हैं और उन ग्लैंड से अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज सिक्रेशन होता रहता है। बॉडी हैज हेड, ट्रंक, सिर और धर होगा, टेल may or may not be present। टेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अपेंडेजेस, भाई अपेंडेजेस यहाँ पे क्या है, वैसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी से एक्सपोज रहते हैं जिनके मदद से लोकोमोशन करेंगे। जैसे अपेंडेजेस के नाम पे फिशेस में क्या रहते थे, तो फिन्स, जिनके मदद से वो तैरते थे। इनमें अपेंडेजेस के नाम पे क्या रहेंगे, तो लिम्स, और ये टेट्रापोडा इसी से तो नाम अर्न किया है, इसके 4 पैर होते हैं। पर आयरनिकली कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिनके ना लिम्स नहीं होते, they don't have limbs। There are some amphibians having no limbs। Example, ichthyophis। इस पे टेल होता है लेकिन लिम्ब, फ्रंट एंड बैक या हाइंड लिम्स नहीं होते। Eyes have both nictitating membrane for protection in water as in fishes, and have eyelids as in reptiles for protection of eye on soil। तो जमीन पे है ना, आईज के प्रोटेक्शन के लिए एडिशनली इन्हें आई कवर, आई लिड्स मिले हुए हैं, और पानी में आईज के ये क्या कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए एक कवर रहता है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इसमें दोनों प्रेजेंट है। फिशेस में आईलिड्स नहीं होते लेकिन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, रेप्टाइल्स में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होते लेकिन आईलिड्स होते हैं। एम्फीबिया में दोनों कैरेक्टर है। इस तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट है फिशेस एंड रेप्टाइल्स के बीच का, है ना। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एनिमल का जो इवोल्यूशन होता है, स्पेशली कॉर्डेट्स, है ना, वो भी वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट में भी वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन के दौरान फिशेस में से ही वो डेवलप होके एम्फीबियंस में आए। ये इवोल्यूशन में आपको और मिलेगा देखने के लिए, जहाँ पे कनेक्टिंग लिंक एक एनिमल ग्रुप को हम लोग कहते हैं, है ना। प्लांट्स में भी होते हैं जो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एक से अधिक, है ना, टैक्सा के प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, जिससे हम लोग ये बता पाते हैं कि देखिए ये टैक्सा इनके बाद इसमें बदला, या ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जो कि बताता है कि इस टैक्सा के बाद यही वाला टैक्सा आएगा।
तो ये इंपॉर्टेंस होता है इन कनेक्टिंग लिंक्स का, और वो इनमें भी होते हैं। तो ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जो फिशेस के एंसेस्टर्स, ये क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ऐसे फिशेस हैं जिन्हें हम लोग एम्फीबिया के एंसेस्टर्स मानते हैं। ऐसे एम्फीबियंस हैं जिन्हें रेप्टाइल्स के एंसेस्टर मानते हैं। तो वो आगे देखेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। ओके, तो एक्सटर्नल फीचर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ गए जो कि फिशेस से बहुत अलग है इनमें। अब देखेंगे इनके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, इसका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा, और टेम्परेचर न मेंटेन कर पाने के कारण ये मर जाएगा। फिशेस भी वैसे ही होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर से नोट्स डालेंगे। Pisces and amphibians and reptiles, they are poikilotherms या poikilothermic animals। अब इसका क्या मतलब होता है? poikilothermic एनिमल मतलब होता है या poikilothermic मतलब होता है unable to maintain a constant body temperature irrespective of external environment। बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो, फ्रॉक का एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं होता। So they cannot maintain, like the fishes and the reptiles, constant body temperature. That is why they are cold-blooded animals. इसलिए इनके लिए जो टर्म यूज होता है वो टर्म है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। So these three classes of chordates are cold blooded एनिमल क्लासेस, इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। सीरियल नंबर 3, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। माउथ has may or may not has teeth to stop their prey from escaping। दांत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और ये दांत काम क्या करते हैं, अगर उसने अपने शिकार को जकड़ लिया, पकड़ लिया मुंह में, तो वो भाग न जाए। माउथ को पूरे अच्छे तरीके से क्लोज करने के लिए, लॉक करने के लिए इसके
जबड़े में टिथ होते हैं, पर ये चबाने में काम नहीं आते. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. दिस इज सफिशिएंट. रेस्पिरेटरी सिस्टम. Can do lung breathing and skin breathing. और लंग ब्रीदिंग करने के प्रोसेस को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और स्किन ब्रीदिंग करने को कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. Skin breathing done by those amphibians basically who spend major part of life in water. अपने जीवन काल का ज्यादातर हिस्सा जो पानी में बिताता है उसमें स्किन ब्रीदिंग भी होता है. एग्जाम्पल है फ्रॉग. समर में एक भी नहीं दिखेगा, विंटर में एक भी नहीं दिखेगा, केवल और केवल रेनी सीजन में दिखेगा. मतलब 3 सीजन में से एक सीजन बाहर आता है, 2 सीजन छिपा हुआ रहता है. कहाँ जाके छिपता है? पानी में. इसीलिए अपने जीवन का 1 साल का मतलब अगर हम माने कि 3 सीजन है, 12 महीने का स्पैन है, तो एक सीजन में कितने महीने हो जाएंगे? 4. तो 12 महीने से 8 महीने पानी में ही छिपा हुआ रहता है. तो मेजर पार्ट ऑफ लाइफ कहाँ बीता? वाटर में. और इसके पास लंग है तो मुंह खोल के सांस भी नहीं ले सकता है ना, गिल्स होते नहीं है, इसलिए इसके पास स्किन ब्रीदिंग ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पॉसिबिलिटी रह जाती है. निकलेगा तो मर ही जाएगा. इस ठंडे में अगर बाहर निकलेगा मर जाएगा. पानी का जो बॉटम होता है ना, वहां पे टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से अधिक होता है, इसलिए वहां पे जाके छिपता है कि वो टेम्परेचर बहुत हद तक उसके बॉडी टेम्परेचर को सूट करता है, क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर नहीं पाता. बाहर अगर ज्यादा ठंडा होगा तो ये भी ठंडा पड़ जाएगा, बाहर अगर गर्मी होगा तो ये भी सूख जाएगा. सो these are the reasons. The digestive, respiratory, circulatory. पानी में ही सिर्फ बरसात में बाहर निकलता है जो उसका ब्रीडिंग सीजन है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप इसका भी होता है, हम लोग जानते ही हैं, इसमें कुछ खास कहना नहीं है. क्लोज टाइप हाँ डिस्कस होगा. हार्ट ये होते हैं 3 चेम्बर्ड. कैसे कैसे? 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल. इसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर्ड किडनी. अब फंक्शनल किडनी तो फिशेस से ही आ गए, तो ये उससे ज्यादा एडवांस है, इसमें कैसे नहीं होगा? तो किडनी होता है. एमोनोटेलिक
टेरेस्ट्रियल forms are ureotelic. Number 7, nervous system. More developed than Pisces. टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के लिए यूरोटेलिज्म होता है, यूरिया रिलीज का। तो जब सॉइल पे रहता है उस समय वो यूरियोटेलिक हो जाता है, पानी में जाता है शिफ्ट कर देता है। मोर डेवलप्ड देन Pisces. Cranial nerves 10 pairs इसमें भी। Brain is bigger than Pisces. With respect to WRT, body weight, बॉडी वेट की तुलना में है ना ब्रेन वेट पाइसेस से अधिक होता है। बोलिए यूरियोटेलिक। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर इसलिए ये पाइसेस से ज्यादा बेटर नर्वस सिस्टम वाले हैं। रिप्रोडक्शन डायोसियस एनिमल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होता है। ओविपेरस एनिमल्स एग ले करते हैं और डेवलपमेंट जो है ये इनडायरेक्ट। सो लार्वल फॉर्म्स क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होंगे। यहां तक नोट कीजिए।